आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की, साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। करणवीर जी, मतदान संपन्न हो चुका है देश में, अलग अलग चरणों में 2 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, साथ ही साथ कई राज्यों के उपचुनाव संपन्न हुए हैं। राजस्थान की बात करें, 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में मतदान हुआ है, मतदान से पहले चुनाव प्रचार किया गया। चुनाव प्रचार में तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर चले थे, जितने भी आरोप प्रत्यारोप थे वो लगाए जा चुके हैं। अब धरातल की बात, क्योंकि अब मतदान संपन्न हो चुका है, कुछ देर बाद एग्जिट पोल भी सामने आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं ये तो मतदान के बाद जब मतगणना होती है और मतगणना के बाद जो परिणाम सामने आते हैं उनसे स्पष्ट होता है। हालांकि लेकिन एक हवा का रुख जरूर देख लिया जाता है। फिलहाल एग्जिट पोल भी नहीं आए, लेकिन अपन उससे पहले बात कर रहे हैं राजस्थान की 7 सीटों को लेकर। क्या लगता है, क्या विपक्ष का वर्चस्व बरकरार रहेगा? 6 सीटें विपक्ष के पास में थी, 1 सीट मात्र बीजेपी के पास में थी 7 में से। बिल्कुल आशीष जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने आमजन की आवाज को बल देने का काम किया है और लोगों ने भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 महीनों के अंदर लगातार जनता का शोषण किया है, उस जनता के शोषण की वानगी आप लगातार उपचुनाव में भी आपने देखी है कि किस तरह से चुनाव के अंदर मशीनरी का भी इन्होंने किस तरह से लगातार दुरुपयोग किया। उन सबके बावजूद कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि आने वाले समय में जिस तरह से राजस्थान की जनता ने लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया था, 11 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने लीड ली थी, इस समय भी कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीतने की पूरी स्थिति में है। आने वाले समय में राजस्थान की जनता भी इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के समय को जनता याद दिलाएगी। जिस तरह से इन्होंने बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, शासन प्रशासन को बेहाल करके रखा है, उन सबका हिसाब किताब जनता आने वाले समय में देने वाली है। पेटियों में कैद हो चुका है वो, और आने वाले समय में जल्द ही जनता उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। वीरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी इन 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के लिए आश्वस्त है। बिल्कुल क्लीन स्वीप का दावा है विपक्ष का। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है, पानी बिजली की व्यवस्था बदहाल कर दी है, और इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देने वाली है। क्लीन स्वीप विपक्ष करने वाला है। देखिए आशीष जी, मेरे मित्र को 10 माह पहले की याद ताजा हो गई, जो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और राजस्थान की जनता तो 10 माह पहले से ही इन चीज़ों से मुक्ति पा चुकी थी, जिस दिन उसने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। और वो वोट इसीलिए था कि भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी सरकार आए, राजस्थान में योजनाएं ऐसी बने जो राजस्थान को आगे बढ़ाए, समृद्ध बनाए, राजस्थान में सुशासन आए, राजस्थान को जो कांग्रेस ने दलित अत्याचार का, महिला अत्याचार का, गैंग रेप का, गैंगवार का अड्डा बना दिया था, उससे मुक्ति मिले। और निश्चित रूप से उसी अनुरूप उन्होंने वोटिंग की। और ये जो 7 सीटों के परिणाम आएंगे, मेरे मित्र जो अभी कह रहे थे कि प्रशासन का दुरुपयोग किया, तो इनके बहाने अभी से प्रारंभ हो चुके हैं। यानी इन्होंने हार स्वीकार कर ली है, हार स्वीकार कर ली है कि प्रशासन का दुरुपयोग। पूरा देश देख चुका है टोंक के अंदर किस तरह की घटना घटी है। आप देखिएगा आशीष जी कि आज के बाद जब वो एग्जिट पोल आएंगे, वो तो क्या आएंगे क्या नहीं पता नहीं, लेकिन जब कल से डिबेट शुरू होंगी अलग अलग चैनल्स पे, तो कांग्रेस एक ही राग अलापने वाली है, चाहे वो झारखंड के लिए, चाहे महाराष्ट्र के लिए हो या राजस्थान के उपचुनाव के लिए। कांग्रेस यही कहेगी चुनाव आयोग और ईवीएम, इनका दोष एक ही तरफ जाएगा, ईवीएम पर। और इनके जो राष्ट्रीय नेता है वो तो अभी से कहने लगे ईवीएम के राग अलापना शुरू कर दे। यानी आप समझ लीजिए कि राजस्थान की 7 सीटें नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। और जिस हिसाब से मेरे मित्र अभी कह रहे थे 10 साल का, यानी इनकी भाषा तो यही लड़खड़ा गई है कि चुनाव परिणाम आने से पहले इन्होंने हार स्वीकार कर ली। और इन्होंने जो भी कारण बताए, वो इनको पूर्व का अपना जो राज था वो याद आ रहा है कि इन्होंने राजस्थान को किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया था, चाहे वो गैंग रेप हो, महिला अपराध हो, दलित अपराध हो या अन्य हो। बिल्कुल, ये तमाम जितनी भी बातें थी वो बातें रखी गई है, लेकिन अब चुनाव परिणाम आएगा और उससे तो स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से करणवीर जी ने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया चुनाव में, आपने भी कहा कि अब आरोप ये लगने वाले हैं ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर आरोप लगने वाले हैं। करणवीर जी, आप कह रहे हैं कि
चाहे कितना ही मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया हो, लेकिन चुनाव परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको है, और फिर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का डर क्यों है? डर कहाँ है? मैंने तो आपको आगाह किया है, आपने स्वयं ने देखा है, मीडिया ने देखा है कि टोंक के अंदर किस तरह से एक छोटी सी घटना को कितना बड़ा रूप दे दिया गया, केवल और केवल क्या इस चीज के लिए चुनावी फायदे ही लेने के लिए। वहां उसको रोका जा सकता था। ठीक है, जिस तरह की मान लेता हूं, जिस तरह का विरोध आप ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहां क्या वो सरकार ने एक टारगेटेड कार्रवाई की थी आशीष जी। ब्यूरोक्रेसी पे सवाल उठाने की बात नहीं है, सरकार की मंशा पे सवाल ये है कि सरकार ने केवल वोटों की खेती काटने के लिए इस घटना को इतना बड़ा होने दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रामीण जनता के ऊपर लगातार बर्बरता से उन्होंने हमला किया, और वो सब चीजें फुटेजें आप और हम देख चुके हैं। कल भी वहां पर जब वहां के इनके करोड़ीलाल मंत्री मीणा जी वहां जाते हैं तो ये कह के तो जनता को अपने साथ लेके आते हैं कि आपको न्यायिक जांच दिलाई जाएगी, पर जब मुख्यमंत्री के पास जाने की बात आती है, जब उनको पता है कि दिल्ली की पर्ची आए बिना यहाँ कोई काम नहीं होने वाला, और दिल्ली की पर्ची कच्ची है, इस कच्ची पर्ची का खामियाजा राजस्थानी जनता ने 10 महीनों तक लगातार जवाब ले लेता है, वो न्यायिक जांच संभागीय जांच पे आके टिक चुकी है। तो ये जनता के साथ इन्होंने बराबर धोखा किया है। तो 2 घंटे की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा अपडेट मेरे मित्र ने दिया है। वो राजस्थान की जनता को यह भी अपडेट दे रहे थे जैसे उनके पूर्व मंत्री ने अपडेट दिया था, रघु शर्मा जी ने। कौन आलाकमान कहने वाले क्या कह रहे थे चुनाव में, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दिन से पूर्व, कि राजस्थान में चुनाव के बाद में रक्त संहार होगा, हो रहा है 10 महीने से आदरणीय है। न किस प्रकार के दिया आपके मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री ने इस प्रकार की राजस्थान में नरसंहार होगा, बिल्कुल यानी आपकी कुछ योजना थी कि राजस्थान को दोहराया जाए, राजस्थान में नरसंहार किया जाए। वासी जी जिस प्रकार के बोलते सरकार के कोई न कोई रणनीति थी कि राजस्थान में इस प्रकार की कार्रवाई की जाए जिससे राजस्थान में जो सुशासन है राजस्थान को लगे। आपको भी टाइम देता हूं मैं, करणवीर जी आपको भी समय देता हूं, एक बार वीरेंद्र जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपके पूर्व मंत्री ने जिस प्रकार के शब्द प्रयोग में लिए थे ना, वो इसीलिए थे कि राजस्थान को दहलाना चाहते थे। वो पहले से जानते थे कि कुछ ऐसा होगा, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे राजस्थान में अशांति हो। और वो जो टोंक की घटना हुई, मैं तो ये समझता हूं उसके पीछे कांग्रेस ही सबसे बड़ा कारण है, और कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा वहां होने दिया। सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, मशीनरी से भारतीय जनता पार्टी। आपके मंत्री क्या थे? आप माफी मांगते हैं? रघु शर्मा, मैं बता रहा हूं रघु शर्मा के क्या बोलते हैं। रघु शर्मा जी ने ये कहा था कि इस भारतीय जनता पार्टी के न्याय के अंदर आपके घरों में घुसकर आपको लोग मारेंगे, और ये सत्य घटना है। इस सरकार की शुरुआत के साथ ही कन्नी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या घर में गोली मारकर की गई थी। कहां है उसके अपराधी? विदेश तक तार जुड़े हुए उन लोगों के। राजस्थान में मैं क्या कह रहा हूं, आपने राजस्थान में हो रहा है ना कतलेआम, रात दिन हो रहा है। अभी भी जोधपुर के अंदर आपने देखा नहीं, अनिता हत्याकांड हुआ, कितनी कार्रवाई आपने आगे बढ़ा ली। सीबीआई जांच अभी तक 18 से 19 दिन हो गए, उसका अंतिम संस्कार अभी तक पिछले समाचार आने तक नहीं हुआ, और आप कह रहे कि हत्याकांड होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वो कल वो सांसद अपडेट हो जाइए। कल वहां हनुमान बेनीवाल जी गए हैं, सांसद महोदय गए हैं, और वो अपडेट हुआ। आप अपराधी बात कीजिए ना, अपराधी कहां है? किसने उनकी हत्या की? किन लोगों? वो भी सीबीआई जांच में माने। सीबीआई जांच की जरूरत पड़ी ना, जब पता है राजस्थान की जनता को कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर राजस्थान की जनता के साथ अन्याय होने वाला है, इसलिए टोंक के लोग भी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। करा के तो देखिए आप न्यायिक जांच, पता चल जाएगा कि किसका, डोटासरा जी का हाथ है या आपके लाल मीणा जी का है या भजन लाल शर्मा जी का है या दिल्ली से आने वाली पर्ची का है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि हम राजस्थान में 2 विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं उनमें जो मैच फिक्सिंग हुई है उसकी जांच कराएंगे अपनी पार्टी में। अपनी पार्टी की तो जांच करवा लीजिए। आप न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी की जांच नहीं करवा पा रहे। किसने मैच फिक्सिंग की? किसने मैच फिक्सिंग की? भजन लाल जी के बयान की, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं राजस्थानी जनता से, उन्होंने बिजली का वादा किया है, स्वास्थ्य का वादा किया है। 3 महीने हो गए राजस्थान की जनता को आप वृद्धों को पेंशन नहीं दे रहे, विधवा महिलाओं को आप पेंशन नहीं दे पा रहे। आप बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की बात। आप तो ये बात कीजिए कि आप किस कमिटमेंट के साथ सरकार के अंदर आए थे, और आज की स्थिति के अंदर आपकी सरकार किस तरह का कार्य कर रही है, ये सफाई दीजिए टीवी चैनल के ऊपर। राजस्थान का बुजुर्ग, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान की विधवा दिव्यांग जानना चाहते हैं कि पिछले 3 महीनों से उनकी पेंशन नहीं आई है, कब तक उनकी पेंशन रिलीज करोगे? अडानी अंबानी के
करोड़ों रुपए आप रिलीज कर रहे हैं, पर राजस्थान की जनता को आप कब दोगे? लगातार हमने देखा महाराष्ट्र चुनाव के अंदर 5-5 करोड़ रुपए वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोगों से मिल रहे हैं। राजस्थान की लाल डायरी इनको याद है, पर वहां जिस तरह से उस डायरी के अंदर 300 करोड़ 400 करोड़ का हिसाब लगातार लोग पकड़ रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? आदरणीय, ये जवाब देश की जनता को बताइए। आप जिस तरह से कह के आए थे, झूठे वादे करके सत्ता की मलाई खाने के बाद में आपकी कार्यशीलता क्या रही, उसका जवाब देगा ये। ठीक है, जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, क्या जवाब देंगे आशीष जी? ये खुद ही इतने भौर में फंस चुके हैं कि ये खुद समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि इनके महाराष्ट्र की महाभ्रष्ट सरकार जब हटी थी, उसके बाद में महाराष्ट्र विकास के ऊपर आगे बढ़ पाया। स्वयं वही स्थिति राजस्थान की है। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मेरे मित्र, अपने भ्रष्टाचार के ऊपर भी कुछ बोलिए। जिस प्रकार झारखंड में आपकी सरकार, आपके साथी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री को क्यों जेल जाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने क्या कहा? एक ही काम किया, लूटो, इतना लूटो कि दोबारा लूटने की जरूरत ना पड़े। उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी जब, तब उन्होंने महाराष्ट्र को इतना लूटा कि जितना भ्रष्टाचार आज तक किसी स्टेट में नहीं हुआ। उसके कारण वहां से कंपनियां छोड़कर जाने लग गई, वहां से कंपनियां छोड़कर जाने लग गई। अजीत पवार को नोटिस भेजती है। भैया, ईडी का डर क्यों लगता है इतना आपको? शरद पवार आशीष जी, डर उसी आदमी को लगता है जिसने कुछ गलतियां की होती है। तो ईडी का डर इनको इतना लगता है कि इनको नींद में भी ईडी दिखाई देने लगती है। नींद में भी ईडी दिखती है इनको। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता हासिल कर लेते, तो ईडी सीबीआई का खेल तो भारतीय जनता जान चुकी है। आपके पास भारत की जनता जान चुकी है। तावड़े के ऊपर लगाइए ना ईडी, किसने मना किया है? पूछिए विनोद तावड़े करोड़ों रुपए कहां से बाहर निकले लेके आए थे? क्यों महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करना चाहते थे? आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन वहां लगा हुआ है, ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है। आप पूछिए उनसे, विनोद तावड़े के पास डायरियों के अंदर जो हिसाब है वो किसका है? अडानी का है, अंबानी का है, या नरेंद्र मोदी या अमित शाह का है? रोहित पवार और सुप्रिया सुले के बिटकॉइन के चर्चे बड़े चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये वहां ले जाएंगे। अरे आप ये बात नहीं करेंगे। आज जो कांड हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन जेल में जाके आए, उसके चर्चे नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन तो आपके मुख्यमंत्री है ना भी। हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री कहाँ आ गए? झारखंड में मुख्यमंत्री है ना भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेल जाके जनता ने स्वीकार किया है, जनता बताएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो आपका सहयोगी दल है। तो आपको बताना चाहिए मुख्यमंत्री क्यों जेल में जाके आए। आप देखिए आशीष जी, कांग्रेस ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो जेल में जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, इनके मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं, उनका साथ दे रही है। विश्वा का भी बताऊंगा। हेमंत सोरेन तो इसलिए जेल में चले गए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने झारखंड के विकास के लिए लड़ाई लड़ी। और हेमंत बिस्वा जेल क्यों नहीं गए? मेरे मित्र, हेमंत बिस्वा जेल क्यों नहीं गए? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। आरोप के भ्रष्टाचार के कारण। और यही नहीं, आपके मुख्यमंत्री ने तो वहां आदिवासियों की जमीन को बेचने का कार्य किया, वहां आदिवासियों के जंगल को बेचने का कार्य किया, वहां आदिवासियों की जमीन को वक्फ बोर्ड को देने का कार्य किया, वहां आदिवासियों की जमीन पर विदेशी घुसपैठियों को बसाने का कार्य किया। इस कारण झारखंड की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड में जमानत जब्त होने जा रही है। आप परिणाम आने दीजिए, जिस दिन आपके सामने परिणाम होंगे आप खुद स्वीकार करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के कारण जेल में गया था। आपकी राजस्थान की 7 सीटों को लेकर के महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजस्थान में उपचुनाव में गठबंधन नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र में दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अपना अपना गठबंधन करके चुनाव मैदान में गई है। महाराष्ट्र में शिंदे, शिवसेना और बीजेपी, ये गठबंधन की सरकार वहां चल रही थी। क्या तख्ता पलट होने वाला है या फिर वहां भी हरियाणा जैसा गेम बीजेपी करने वाली है? आशीष जी, महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कपोल कल्पित कल्पनाएं आपकी हरियाणा में भी साकार नहीं हो पाई। आदरणीय, बात तो सुन लीजिए। कपोल कल्पित कल्पनाएं, ठीक है, आप भी कल्पनाएं सुनने के लिए नहीं होती। आपको भी पूरा अधिकार है आपकी कपोल कल्पनाएं करने का। आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि एनसीपी को तोड़ने की या शिवसेना को तोड़ने की। अगर आपकी कल्पनाएं अगर इतनी साउंड होती तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। टीडीपी का 400 पार करने वाली कल्पनाएं नहीं कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस कल्पना कर रही है महाराष्ट्र के विकास की। कांग्रेस कल्पना
कर रही है महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देने की, कांग्रेस कल्पना कर रही है महिलाओं को महंगाई से राहत दिलाने की, कांग्रेस कल्पना कर रही है किसानों की आय को सुदृढ़ करने की, कांग्रेस कल्पना कर रही है किसानों को फसलों का उचित न्याय देने की, कांग्रेस कल्पना कर रही है वहां के लोगों को चिकित्सा का अधिकार देने की, कांग्रेस कल्पना कर रही है कि वहां के किसानों को उचित बिजली समय पर फसलों का मूल्य देने की, कांग्रेस कल्पना कर रही है किसान को न्याय देने की, दलित के सम्मान की बात। लेकिन करणवीर जी, चलिए आप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि चुनाव परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है, सरकार आपकी बनने वाली है, तो क्या वीरेंद्र जी जो कह रहे हैं चुनाव परिणाम आने के बाद में ईवीएम को कोसा जाएगा या जो परिणाम आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का परिचित अंदाज है। महाराष्ट्र के अंदर जो इनकी सरकार थी जिसकी अभी ये बात कर रहे हैं, वो एक स्मारक है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को तोड़ा मरोड़ा जाता है। इन्होंने आपने पहले भी देखा है कि ईडी का डर दिखाकर अजित पवार को उड़ा ले गए, कभी ईडी का डर दिखाकर शिंदे को, वो सारे दावपेच खेल लिए गए। तो क्या वो सारे दावपेच खेल लिए गए, वोट डल चुके, वोट डल चुके। अब आशीष जी, जिस आम आदमी पार्टी को ये लगातार पानी पी पी के कोसते हैं, उनके कल एक नेता को, उनके एक मंत्री को कल उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है, तब जब आपको शामिल ही इन लोगों को से सरकार चलानी है तो जो जनता ने चुन के भेजा है उनको चलने दीजिए ना। क्यों सरकार बना रहे थे जिनके ऊपर आपने सांप्रदायिकता के आरोप लगाए, जिनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा कभी मेल नहीं खाती, उन उद्धव ठाकरे के साथ आपने सरकार विचारधारा और टीडीपी की विचारधारा तो मेल खाती है। आपकी विचारधारा उद्धव ठाकरे के साथ मेल खाती है। बाला साहब ने कहा था कटोगे के बटोगे के ऊपर एनसीपी क्या बोलती है, अजीत पवार क्या बोलते हैं, यहाँ नहीं चलेगा कटोगे बटोगे। इन मुख्यमंत्री जी को अपने घर विदा कीजिए। सुना है ना आपने, आपकी महायुति क्या बोल रही है कटोगे के बटोगे पर। आप देश को तोड़ने की बात करते हो, आप कटोगे का बटोगे आप महाराष्ट्र में लगाते ना। क्यों मोदी जी को एक है तो सेफ लेना पड़ा? क्या एक रहेंगे क्यों तो लेना सेफ पड़ा? रहेंगे? पूरा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे बोल सकते हैं क्या? क्योंकि आप नहीं बोल सकते, आप तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर सकते। को एक करने का काम कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे इसीलिए निकले हैं क्योंकि आपने हमेशा कटोगे के बटोगे का नारा लगाया है। वही राहुल गांधी आदिवासी की बात करने निकला है, वही राहुल गांधी अल्पसंख्यक की बात करने लगा है, वही राहुल गांधी आर्थिक पिछड़ों की बात करने लगा है, वही राहुल गांधी ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करने के लिए निकला है, वही राहुल गांधी ओबीसी वर्ग करने की बात करने वाले राहुल गांधी, भारत को जातिगत आधार पर तोड़ने वाले राहुल गांधी क्या जोड़ेंगे? खत्म करना चाहते हैं क्या? जो जातिगत बात कर रहे हैं, आप तो ये बताइए, जातिगत बात कर रहे हैं, वो क्या जोड़ेंगे? आप खत्म करना चाहते हैं ना, तो बिठाइए ना। अब जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तो बुलाते वहां किसी दलित को भी बुलाते, किसी अल्पसंख्यक को भी बुलाते, किसी पूरा भारत गया है। कौन भारत? आपने देश की राष्ट्रपति को, आपने देश की राष्ट्रपति को वहां बुलाने के लायक नहीं समझा। आपने एक विशेष वर्ग आरएसएस को उसकी जलन यही है कि वहां मस्जिद की जगह मंदिर बन गया। आपको जलन एक ही है कि वहां मस्जिद की जगह मंदिर बन गया। मेरे मित्र, जरूरत आपने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। सुन लीजिए, आप इस A1 चैनल से बोल दीजिए कि मैं राम मंदिर का समर्थन करता हूं, बोल दीजिए ना। आप तो बन गया राम मंदिर, आप समर्थन कर दीजिए। इस देश में मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस भारत बहुत सुन लीजिए, बहुत अच्छा आपने कह दिया। भारत को मंदिर बनाने की आवश्यकता है आशीष जी, यही इस भारत में मंदिर देखने की आवश्यकता है। और झारखंड में भी यही हुआ। ये देश की विरासत को भी नहीं संभाल पाए, विकास की बातें कह तो रहा हूं, भारत को अपना विरासत संभाल पाए ना विकास, पूरे भारत को जिस दिन मंदिर मानोगे ना, करें देश को मंदिर की जरूरत नहीं है। इस हिंदुस्तान के हर सनातनी, सुन लीजिए, ये सिर्फ देश को मस्जिद देना चाहते हैं, सुन लीजिए, ये देश को ईसाई कर देना चाहते हैं। सनातन के हर हिंदू के मन में राम बैठा है, उसको आपके मंदिर की आवश्यकता नहीं है। आपके मन का, सनातन में आपके मैं मन श्री का राम का वंशज गया। हूँ, मैं श्री राम का वंशज हूँ, मुझसे ज्यादा तो नहीं आप जानते बोल आप। दीजिए ना मंदिर का निर्माण सही हुआ है, श्री राम के वंशज है तो बोल दीजिए कि राम मंदिर का निर्माण सही हुआ है। मंदिर का निर्माण कोर्ट ने किया है, तो फिर आपने कैसे कर दिया इस देश को मंदिर की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस भारत को मंदिर बनाने की जरूरत है, समझ रहे हो आप? आपने क्या कहा? भारत को मंदिर की जरूरत नहीं है, आपने ये कहा है। आपकी राजनीति की जरूरत नहीं है, भारत को मंदिर की जरूरत नहीं है। मेरे मित्र, अपने आपकी राजनीति की जरूरत नहीं है। नहीं, किस बात की माफी? भारत की जनता से आपने मैं श्री राम का वंशज हूँ, कछावा वंश से मैं आता हूँ, किस बात की माफी मांगूंगा मैं? किस बात की माफी मांगूंगा मैं?
श्री राम हमारे अंदर विराजमान है और इस भारत को मंदिर बनाने की आवश्यकता है, इस भारत के अंदर मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिए आप, अभी भी कह रहा हूं, इस भारत को मंदिर बनाने की आवश्यकता है, इस भारत को मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। गांधी परिवार को समझाइए कि इस देश को मंदिर बनाने की जरूरत है। इस भारत में इस भारत को मंदिर मानिए आप, हिंदुस्तान को मंदिर मानिए आप, इस देश को जातिवाद बटोगे की बात मत कीजिए आप, इस देश को मंदिर मानने की बात कीजिए आप। ये अपने गांधी परिवार को समझाइए कि इस देश को जातिवाद की नहीं, इस देश को विकास की जरूरत है। इस देश को जातिगत आधार पर बांटने की नहीं, इस देश को जातिगत जातियों को जोड़ने की जरूरत है। जोड़ रहे ना, उस जोड़ने को तो आपको परेशानी हो रही है। जब से भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, जब दलितों से मिलने लगे हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग से मिलने लगे हैं, ओबीसी वर्ग से मिलने लगे हैं, आरएसएस के लोगों को ये स्वीकार नहीं है कि भारत को जोड़ा कैसे जा रहा है। वो तोड़ने की बात करेंगे, वो तोड़ने की बात करेंगे। और कांग्रेस ने, आप ध्यान रखिए, इस कांग्रेस ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। आप मानिए इस बात को, किया आप लोगों की तरह देश के अंदर स्वीकार कर बटोगे कटोगे नारे नहीं लगाए थे। आपने स्वीकार किया ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने किए थे, स्वीकार कर रहे हैं आप। सबको पता है, भूल गए क्या इंदिरा गांधी को? तो मेरे मित्र, आप ये भी भूल रहे हैं, भारत का विभाजन भी कांग्रेस ने किया था। भारत का विभाजन का भी दोष आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो भारत के 2 टुकड़े भी कांग्रेस ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का विभाजन किया, भारत के 2 टुकड़े किए, हो जाएगा। भारत के 2 टुकड़े करने का कार्य भी कांग्रेस और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल, भारत के इतिहास पर चर्चा और कभी कर लेंगे। अभी फिलहाल मतगणना की चर्चा कर रहे हैं। मतगणना होगी, उससे पहले एग्जिट पोल आने वाले हैं। एग्जिट पोल को लेकर के अब बोलबाला रहेगा 23 तारीख तक। जब तक मतगणना शुरू नहीं होती है, मतगणना होकर परिणाम सामने नहीं आते हैं, तब तक अपने अपने दावे रहेंगे, अपने अपने कमिटमेंट्स रहेंगे। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से वीरेंद्र जी ने कहा, करणवीर जी, कि क्या परिणाम आएंगे उसके बाद ईवीएम को कोसा जाएगा या नहीं, या जो परिणाम आएगा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी परिणाम कुछ भी हो सकता है, परिणाम आपके पक्ष में भी हो सकता है, आपके पक्ष में। देख रहे हैं ईवीएम को, अभी मैं कह रहा हूं, कल ही अगर महाराष्ट्र के अंदर 5 करोड़ रुपए बांटते हुए विनोद तावड़े जी को पकड़ा है, तो उस पर सवाल करना जायज है या नहीं? परिणाम आएंगे, उसके बाद भी सवाल खड़े किए जाएंगे। क्या वहां चुनाव आयोग सो रहा था? क्या वहां चुनाव आयोग ने लापरवाही बरती? वहां पर उसका जिम्मेदार कौन है? कौन लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? किसके ऊपर इसकी बात की जाएगी? अगर आप कांग्रेस के ऊपर इसके आरोप लगाओगे तो ये तो जो सत्ता में है सरकार उसी पे, जब ये बार बार डबल इंजन की बात करते हैं तो पहले इंजन का भी कुछ काम रहा होगा, उसने भी कुछ काम किया होगा। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह की व्यवस्थाएं अगर कहीं मिली, उसकी बात तो की जाएगी। राहुल, आशीष जी, वीरेंद्र जी, ये निश्चित रूप से करणवीर जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा मैं उसके साथ हूं। अगर किसी ने गलती की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, या सुप्रिया सुले हो, या रोहित पवार, जिसने भी गलती की है, चुनाव आयोग को उसे सजा देनी चाहिए। विनोद तावड़े, किसी ने भी गलती की, मैं फिर कह रहा हूं, आप कह दीजिए ना। सोले का नाम बताया, वो विनोद तावड़े का नाम भी बता रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से विनोद तावड़े, मैं कह रहा हूं, ये नाम तो लीजिए, इस चैनल पे भारतीय विनोद तावड़े नाम तो लीजिए, के रूप में मैं कह रहा हूं, पार्टी के नेता है, नाम तो लीजिए। तो कहिए कि सुप्रिया सुले और रोहित पवार अगर गलती करते हैं तो सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई भी हो, चाहे विनोद तावड़े है, कोई भी नहीं, विनोद तावड़े नाम तो लीजिए आप। मैं फिर कह रहा हूं कोई भी हो, मैं कह रहा हूं विनोद तावड़े उनका नाम है। सभी समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, मीडिया ने दिखाया है, भी कुछ कीजिए ना, A1 टीवी ने दिखाया है, आप नाम तो लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कोई दोषी होगा, चाहे वो सुप्रिया सुने तो, चाहे आप जिसका भी नाम ले रहे हो, अगर कोई भी दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको सजा। आप ये शब्द यूज कीजिए, आप विनोद तावड़े का नाम तो लीजिए कम से कम। 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की एंट्री चुनाव आयोग उनके पास भी, सुन तो लीजिए, मैं तो उसी चुनाव आयोग उनके पास भी एक लाल डायरी है, उनके पास भी एक नीली नीली पीली हरी डायरी है, उसमें आप देखिए तो सही करोड़ों रुपए का हिसाब है। वो अडानी का टेम्पो भर के बिटकॉइन की डायरी का हिसाब भी लिया जाएगा। और चुनाव आयोग को मैं तो विश्वास ले लीजिए ना, पिछले 10 साल से आप सत्ता में, मैं तो विश्वास हम भी जानना चाहते हैं ईडी का न्यायपालिका चुनाव आयोग में कितने लोगों को विश्वास है? मैं क्या कह रहा हूं, विश्वास है क्या चुनाव आयोग न्यायपालिका में? आपका विश्वास है क्या? इस देश की अगर विश्वास होता तो कांग्रेस की स्थिति ये नहीं होती। आप बार बार दोष नहीं देते चुनाव आयोग और न्यायपालिका को। सभी संवैधानिक संस्थाओं पे, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे कांग्रेस पार्टी का पूर्ण विश्वास है, पर जहां गड़बड़ियां होगी, परिणाम के बाद भी आप यही बात कहेंगे? मैं कह रहा हूं जहां गड़बड़ियां होगी
बिल्कुल आज नहीं, हमेशा नहीं, विश्वास परिणाम है। के बाद भी आप यही गड़बड़ी कहेंगे, कहेंगे, पुलिस- विश्वास है। गड़बड़ी जहां होना या नहीं गड़बड़ियां होना, होगी, करणवीर जी गड़बड़ी होना या नहीं होना क्या परिणाम के बाद में तय किया अभी जाएगा? लगातार कंप्लेनें आ रही है ना, मैंने तो बताया आपको, कंप्लेन जो आ कल रही का ही तो- मामला बताया आपको, कल का एक उदाहरण बिल्कुल। देके बताया। इससे चलिए। पहले आप देख लीजिए चलिए, टोंक के अंदर भी चलते- गड़बड़ी हुई थी, देखिए। उसका मामला भी आपको मैंने बताया। आशीष तो अगर जी- इन पे सवाल करना आशीष अगर जी, गलत इन्होंने है तो यह भी कहा हेलीकॉप्टर में हमारी जांचें हो रही, हमारी भैया हमारे तो प्रधानमंत्री की भी जांच हुई है, गृह मंत्री की जांच हुई, इनको वो नहीं दिखता, इनको सिर्फ अपने नेता दिखते हैं, क्योंकि इनकी मंशा में खोट है। और जब मंशा ठीक है। में खोट आ जाता है तो चुनाव आयोग पर भी खोट दिखता है, न्यायपालिका पर भी खोट दिखता है। भैया देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास कीजिए, इस देश के ऊपर 50 साल आपने भी राज किया है। वो संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ है, उनका निर्माण इस देश के लोगों की आस्था है उनमें, और इसी कारण आज वो मजबूत हुई है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। तो आप अगर विश्वास से कह देंगे कि चाहे चुनाव परिणाम कुछ भी आए, मैं कहता हूं चाहे महाराष्ट्र या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार हो, चाहे यहां के राजस्थान की 7 सीटों पर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर कभी भी आरोप नहीं लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी न्यायपालिका पर भी आरोप नहीं लगाएगी। और यही उम्मीद हम हमारी विपक्षी पार्टी से भी करते हैं, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, उसकी जांच हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पहले वो कहे कि हम चुनाव आयोग के में निष्पक्ष रूप से आस्था रखते हैं, हम न्यायपालिका में पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं। करणवीर लेकिन जी, आस्था कांग्रेस रखना तो दूर पार्टी- की बात, सुन ये लीजिए। परिणाम आने से पहले ही सुन तो कोसने लग लीजिए जाते हैं। महाराज, इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पे, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई संस्थाओं पे कांग्रेस पार्टी को पूर्ण विश्वास है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी यही विश्वास सुन चुनाव लीजिए, परिणाम के बाद भी रहना बात तो चाहिए। सुन लीजिए। यही विश्वास इसीलिए चुनाव कांग्रेस परिणाम के पार्टी बाद भी चुनाव रहना के लिए चाहिए। गई। सुन तो लीजिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए गई थी और चुनाव हुए हैं। परंतु कहीं भी अगर कोई 19-20 भी अगर कहीं कमी पाई जाती है, कहीं भी अगर कुछ छेड़छाड़ की जाती है, उसको उजागर करना भी परंतु अगर आप इस अपने देश के गांधी नागरिक होने का परिवार के पहला नेतृत्व के कर्तव्य साथ है। कर लेते सुन तो ना, लीजिए आप। ये परंतु अगर आप गांधी परिवार के नेतृत्व चलिए, के साथ समय कर लेते की तो समय की कांग्रेस सीमा स्थिति ये है, नहीं समय होती। की सीमा है। अंत में 30-30 सेकंड में आप दोनों से रिव्यू चाहूंगा। 417 सीटों पर काउंटिंग होगी 23 नवंबर को, 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की और 38 सीटें हैं झारखंड की। ऐसे कुल मिलाकर के कई राज्यों की उपचुनाव की सीटें हैं। 417 सीटों पर चुनाव परिणाम आने वाले हैं। सबसे पहले करणवीर जी, दोनों राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में क्या चुनाव परिणाम आने वाले हैं, और साथ ही साथ उपचुनाव में राजस्थान की 7 सीटों पर 30 सेकंड में। जिस तरीके से देश के अंदर मुख्यमंत्रियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है, यहाँ की जनता देख रही है। झारखंड के अंदर वहाँ की जनता ने, वहाँ के आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी इन लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पार्टी को गिराकर, तोड़ मरोड़ कर सत्ता में आसीन होने का काम किया था। पुनः एक बार महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ जाएगी। इसी के साथ राजस्थान और वह अन्य जिन राज्यों के अंदर उपचुनाव है, वहां भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ मतदाता उनके साथ जाने वाले हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, महाराष्ट्र में आपके साथ में बदला लिया जाएगा, आपने पार्टियों को तोड़ा, वहां पर सरकार गिराई और फिर अपनी सरकार बनाई। झारखंड में आपने आदिवासियों के साथ जो खिलवाड़ किया उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही साथ अन्य जो राज्यों की उपचुनाव की सीटें हैं वहां भी कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। देखिए, झारखंड को अटल जी ने बनाया था, मोदी जी संवारेंगे और उसी अनुरूप वहां की जनता भी तैयार है। जनता वहां कमल खिलाने के लिए बेताब है। और महाराष्ट्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र को हमने महाभ्रष्ट सरकार से बचाकर समृद्ध बनाया है। महाराष्ट्र को भारत का ताज बनाने का कार्य फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और वही स्थिति राजस्थान में देखने को मिलेगी। कांग्रेस आपस में लड़ लड़कर ही सिमट गई है और यहाँ की 7 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी विजय होने जा रही है। 23 तारीख भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो मिठाई बीजेपी कार्यालय में खिलाई जाएगी? निश्चित रूप से बीजेपी कार्यालय में भी खिलाएंगे और जनता करणवीर आपस में जी, भी खिलाएगी। कांग्रेस की तैयारी है? बिल्कुल आशीष जी, आपको जनता जल्दी मिठाई खिलाएगी। चलिए, जनता खिलाएगी, कांग्रेस नहीं खिलाएगी। आज की धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों कांग्रेस मेहमानों का हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमानों